बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान साहब भी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पैनामा का हंगामा, पीटीआई का वकील बदलते ही दलाइल की भरमार। नईम बुखारी साहब की जानिब से वजीर आजम के पार्लियामेंट के खिताब से लेकर कतरी शहजादे के खत तक का पोस्टमार्टम कर डाला। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के मुत्तजाद बयानात की गूंज भी आज सुनाई दी। कतरी शहजादे का खत भी लंदन फ्लैट्स के बारे में उठने वाले सवालात पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। गल्फ स्टील मिल्स फरोख्त के वक्त खसारे में अगर थी तो बेचकर जद्दा में फैक्ट्री किस तरह से लगाई गई, सऊदी बैंकों से कर्ज आखिर किस तरह हासिल किया गया और जिद्दा फैक्ट्री कितने में और कैसे फरोख्त की गई, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से चुपते हुए सवालात किए गए। असल बात यह है कि अदालत से भी दस्तावेजात छुपाई गई हैं। अकरम शेख साहब, आप बताएं कि दस्तावेजात को क्यों छुपाया गया। जस्टिस अजमत शेख साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन बिल भी पास कर लिया गया। क्या नून लीग पीपल्स पार्टी अपने कायदीन की हिफाजत के लिए यकजान दो कालिब हो गई? क्या यह बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा? इस बिल की हकीकत और इसे पास कराने के पीछे असल वजह क्या हो सकती है? प्रोग्राम के आखिर हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की 5.5 करोड़ के करीब अवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। अवाम की नुमाइंदगी करने वाले और इनके दावेदार अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अपनी तनख्वाहों में 150 गुना इजाफा कर लिया गया, मगर इन बेचारी अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्लासेस साहब पैनामा के हवाले से बात करेंगे। आबिद साहब की तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, आज जो समाअत हुई हम सबसे पहले जानेंगे कि उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं तो हम जर्नलिस्ट जाते हैं, आज मैं भी गया हुआ था। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, डॉक्टर साहब भी क्योंकि उनकी टीम का हिस्सा हैं, उनका पीटीआई की टीम का हिस्सा है और बड़ा एक बड़ा हिस्सा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जो मेरी इतलात हैं डॉक्टर साहब ने पीछे बैठ के तैयार किए हैं। और ऑफ कोर्स ये टीम वर्क होता है बिल्कुल। और मुझे जो बताया गया कि कल कुछ 7 घंटे तक एक मीटिंग चली है वकीलों की और इनके जो बाकी लोग असिस्ट करने वाले हैं सारे, इट्स अ टीम एफर्ट जो आज हमें नज़र भी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो मुझे थोड़ी सी आज एक उसमें कन्फ्यूजन लगी है पीटीआई के हवाले से कि शायद हामिद खान साहब जो हैं वो टीम वर्क पे या बिलीव नहीं रखते थे, या उनको इस लेवल की ब्रीफिंग नहीं दी गई, तैयारी नहीं करवाई गई थी, या वो तैयारी वो करना नहीं चाहते। यार कर लेंगे, बहुत सारे हम भी होते हैं, शोज का होते हैं ना, ओ यार अच्छा क्या टॉपिक है वो, अच्छा कर लेंगे यार, खैर है क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने ये कर लिया था। बाज़ दफे ऐसे वकील भी होते हैं, कौन सा केस है फलां वाला 302, हाँ कत्ल, इससे पहले 4 किए ये भी कर लेंगे। जब आप ये एटीट्यूड लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल एम्बेरसमेंट उसी तरह की आती है जो लास्ट टाइम हमने हामिद खान साहब के केस में देखी थी। तो लिहाजा आज एक लगा है कि पीटीआई ने बाउंस बैक किया है आर्गूमेंट्स के साथ, दलीलों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इनकी जो टीम का जो एक वर्क था, और उन्होंने प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी की है। नईम बुखारी ने टू दी पॉइंट रहे हैं, एक बात जो अदालत उनसे सुनना चाहती है, जो पिछली दफ़ा वो हामिद खान साहब को कह रहे थे। और आज हमने देखा कि अदालत ने बड़ा पेशेंटली उनको हेयरिंग दी है और वो इन्वॉल्व थे, जो मेरे लिए मतलब 9:30 बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं और 11 बजे तक उसमें चली हैं, जब तक उनका चाय का वक्फा था, और 11:30 से लेकर फिर 1 बजे 3 घंटे मुसलसल दलाइल आप कह सकते हैं। अदालत और जजेस, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इन्वॉल्व थे। लग रहा था कि वो आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और जो बातें उनको नईम बुखारी उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको समझ में आ रही थी। सो अगर वो कहते हैं हमको फैसला नहीं दे रहे, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन में दे रहा हूँ। सो पहला राउंड जो था, जो मैं समझता हूँ इसका, ये पनामा के ये केस का बड़ा राउंड था, और पर्टिकुलर जब पीटीआई पिछली दफा उन पर दबाव था कि वकील आपको बदलना पड़ गया है और आप पे तनकीद आ रही थी, तैयारी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने पढ़े नहीं है। आज पीटीआई उनके वकीलों ने और उनकी टीम ने उस तस्वर को गलत साबित किया है। और ये आप जो हमारे जैसे रिपोर्टर बैठे होते हैं ना, बाज़ दफा जो रीडिंग होती है कि जजेस के आपको रिएक्शन और रिस्पांस से पता चल रहा होता है कि जो वकील सामने खड़ा हुआ है उसके आर्गूमेंट्स का क्या बेंच पे असर हो रहा है। मैनी टाइम्स मैंने भी देखा, बाकी साहब ने देखा होगा कि वो अपने सर भी हिला रहे थे अगर, और उसके बाद जो क्वेश्चंस कर रहे थे वेरी रेलिवेंट। सो आज का दिन अगर मुझसे पूछें तो नईम बुखारी साहब का दिन था, और इतनी तवक्को शायद मेरा ख्याल है उनको इतनी तवक्को थी नहीं कि नईम बुखारी साहब इस लेवल पर परफॉर्म करेंगे, बट ही डिड। मैं उसका क्रेडिट जो है, लास्ट बात कर लूं, फिर हमारे साथ बड़ा इतना जबरदस्त एक तरह का पैनल बन जाए, आमिर साहब भी हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी हैं। सही। मेरा ये ख्याल है कि
इस वजह से भी नईम बुखारी साहब जो हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, आज उन्होंने अच्छे दलाइल अच्छे तरीके से पेश किए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि नैब के ये प्रोसिक्यूटर भी रहे हुए हैं सही जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में। सो इन्हें पता है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है उनको पढ़ना कैसे है, डॉक्यूमेंट्स में से उनको प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो ये उनका जो एक्सपीरियंस है उनका नैब के साथ प्रोसिक्यूटर का काम करने का, ये अटैच थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद पड़ता है नैब में इन्होंने बड़ा अरसा एज प्रोसिक्यूटर काम किया है, प्रोसिक्यूशन की हुई हैं, लिहाजा उन पे एक इम्पैक्ट नजर है। सेम आजकल लोग थोड़े से इस पे भी होंगे कि जस्टिस शेख अजमत साहब जो हैं, अजमत सईद साहब, कि वो इतने अच्छे सवालात उठाते हैं, वो ग्रिल भी करते हैं बाज़ वकीलों। उनका भी बैकग्राउंड जो है कि नैब के साथ जो मुझे उसमें बताया गया है कि उन्होंने भी इस तरह की प्रोसिक्यूशन हैंडल की हुई है। सो वो चीजें हमें नजर, उनका एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, जस्टिस साहब को भी नजर आ रहा है, शेख साहब, मजीद जजेस भी हैं जिनका वाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर काफी एक अच्छी खुशी ये फैसला जो भी है, एटलीस्ट वो लोग जो बैठे हुए हैं वो इस केस को वो समझते भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि बेंच को पूरा केस का पता है, वो समझ के बैठे हुए हैं, उन्होंने फाइल्स पढ़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स। उससे ज्यादा अच्छी खबर यह है कि पीटीआई की जो वकीलों की टीम है, आज उनका टीम वर्क नजर भी आया है, परफॉर्म मेरा ख्याल है बड़े रेलिवेंट और बड़े सवालात, अच्छे सवालात उठाए। जो अकरम शेख साहब और सलमान भट्ट साहब जो वजीर आजम और उनके बच्चों के वकील हैं, उनके लिए उनको थोड़ी मुश्किल दे गए हैं वो होगा। और जो सबसे बड़ा काम है कि अब कतरी जो है, सऊदीज हैं, दुबई हैं, आज वाली प्रोसीडिंग के बाद इन्हें फिर जाना पड़ेगा कि जनाब अब हमें कुछ नए कागजात चाहिए, नई चीजें चाहिए और ट्रांजैक्शन चाहिए। तो काशिफ अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल भाई ये मुश्किल है, नहीं हो सकेगा, ये कैसे ट्रांजैक्शन 70s की 80s बनाएंगे। मैं कहा जरूर, हमने वर्ल्ड वार सेकंड की कितनी फिल्में देखी हैं, ऐसा मंजर पेश करते हैं कि आपको लगता है कि हम रो रहे होते हैं फिल्में देख के। तो ये क्रिएट करना, बनाना कोई इतना बड़ा, मैं इतना मुश्किल काम भी नहीं। ठीक है आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह से क्लासा साहब ने कहा, यकीनन आज हम सब ने देखा कि एक टीम वर्क नजर आया हमें, लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये बात कर दी है कि वजीर आजम की जो अपनी स्पीच है और जो दस्तावेजात जमा कराई गई हैं उनमें बाकायदा तौर पर तजाद नजर आता है। अगर ये तजाद है तो आर्टिकल 62, 63 को हम सामने रखते हैं, वजीर आजम को नाअहल कराने के लिए क्या ये सिर्फ काफी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि पहले दिन से ये कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि किसी तरीके से सच सामने आए, और जो सवालात पहले भी किए गए या आज सवालात किए जा रहे हैं, या जब खड़े होंगे गवर्नमेंट के वकील, जब उनसे सवालात किए जाएंगे, तो उसका मकसद यही है। ये इनक्विजिटोरियल, यानी ये एक दूसरे से मुकाबले वाली प्रोसीडिंग्स नहीं है जहाँ एक हामी है एक मुखालिफ है। सबकी ये ड्यूटी है 184(3) में आईनी तौर पर कि वो अदालत को किसी सच और हकीकत पे पहुंचने के लिए मुआवनत करें। दूसरा ये कि ये जो एक्सरसाइज है 184(3) की, इसका एक ही नतीजा हो सकता है, और वो नतीजा ये है कि जो मारूजी हालात हैं उनमें मैं ये कहने में कोई बात नहीं समझता कि किसी तरीके से गवर्नमेंट ये जो इतने ज्यादा झूठ और गलत बयानियां और इतनी ज्यादा इफ्तरा और इतना ज्यादा इन्होंने जो कौम को चक्कर देने की नाकाम कोशिश की, उसमें ये फंसे हुए हैं कि इसको रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। जो मर्जी कर लें, मसलन हमने 2 जमा 2 से 4 कर सकते हैं, 3 जमा 1 से 4 कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हम कहें 175 जमा 728 जमा 1175 और कहें जमा 19 और ये 4 हो गए, इस तरह नहीं 4 हो सकते इनके। और इसका एक ही नतीजा निकल सकता है, वो ये है, और पिटीशन है भी यही हमारी, कि जिसके लिए 16 शहीद हुए वहाँ मॉडल टाउन में, जिसके लिए लोगों को मार पड़ी, 7 शहीद हुए शराय दस्तूर में, कि 62-63 पे अमल दरामद हो। ये उसका एक क्लासिक केस है और उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब कौम से खिताब के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अपने साइन शुदा जवाब के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर, उनके बच्चे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, कैमरों के ऊपर, कागजों के ऊपर वो रिकंसाइल नहीं कर सकते। जो 2 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल है ही नहीं इस सफ में कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन इन्फ्लिक्ट हो सके, लेकिन जो दूसरे 2 हैं, उनके दामाद साहब और उनकी साहबजादी, उनमें से दामाद इज द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और खुद वजीर आजम भी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, दैट इज हाउ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। वो दोनों डेफिनेटली इसके ऊपर फाइंडिंग आएगी कि आर्टिकल 62, 63 की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के जुमरे में उनका केस क्या बनता है। और
प्राइम मिनिस्टर का बहुत नाजुक काम इसलिए भी है कि अगर ये पकड़ा जाए कि ये रासबाज नहीं है, अगर ये पकड़ा जाए सगेशियस नहीं है, राइटियस नहीं है, प्रोफ्लिगेट नहीं है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सही सही, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी और आमिर साहब आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज रिमार्क्स दिए गए, मनी ट्रेल के हवाले से नहीं बताया गया, कर्जों के दस्तावेजात जमा नहीं कराई गई, तो आखिर ऐसी कौन सी दस्तावेजात है जो गवर्नमेंट की जानिब से, शरीफ फैमिली की जानिब से अदालत में दी गई है? एक ब्रेक में वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा केस के हवाले से बात करें। आमिर साहब, कतरी शहजादी के खत के हवाले से भी बात की गई और अदालत ने तो इस बार खुद ही उसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया है। बिल्कुल, अदालत ने उसकी तो हैसियत ही ख़त्म कर दी, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि आप इस पर वक्त ना ज़ाया करें, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मगर यह है कि ये सिर्फ ये नहीं, बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे एक आम आदमी के, मैं एक ले मैन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुझे जिस तरह केस की नज़र आ रहा है, आया मैं दुरुस्त हूँ इसको समझने में? क्योंकि शुरू में ये बड़ा कन्फ्यूजन था आम आदमी के लिए, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट, पैनामा, टेक्निकल गुफ्तगू थी। अब बड़ा आज सीधा आसान केस लगने लग पड़ा है और क्रेडिट जाता है लीगल टीम को, पीटीआई की, कि उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई अब कर दिया है। सीधा सा कि जो प्राइम मिनिस्टर के बयानात का तजाद उन्होंने खोल के रख दिया। हमारे दोस्त इसाक हकवानी को भी क्रेडिट दें, जो भी उनकी टीम का हिस्सा है, मैं सबको क्रेडिट दे रहा हूं। जहांगीर तरीन भी उसमें शामिल है मेरा ख्याल, वो डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे। बस जो भी है क्रेडिट जाता है आज के, उन्होंने आज थोड़ा कम से कम क्लियर सिंप्लीफाई किया है कि तजादात बयानात में आ गए। फिर ये जो कहा जा रहा था जद्दा की फैक्ट्री, दुबई की फैक्ट्री, कतर, वो वहाँ से जहाँ से शुरू हुआ जद्दा का और दुबई का, दुबई के अंदर उन्होंने जो तारिक शफी साहब की डॉक्यूमेंट्स निकाली, उसमें उनका जनाब आप कह रहे हैं वहाँ से पैसे निकलवाएं, जबकि वहाँ से तो जितने आपकी लाइबिलिटी नुकसान था वो नुकसान में फैक्ट्री रही, और बल्कि वहाँ तो 2 मिलियन दिरहम जो है, जो मुझे समझ आई है, तो साहब के पास वो डॉक्यूमेंट है, ये मेरा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें पैसे आपने देने हैं, बल्कि तो पैसे बचे ही नहीं है, उल्टा नुकसान है, तो वो आप लेके कहां से गए? वहां तो पैसे ही नहीं। दूसरा, उसके मतलब नए सवालात और नए केसेस आ गए हैं कि वो बेनामी है और वो पैसे वहां कैसे गए थे, वो अलग सवाल है। मगर मैं समझने पे जाऊं कि अदालत ने इसको सिंपलीफाई इस तरह कर दिया है कि जनाब आप ये सिर्फ साबित करते हैं कि 2006 से पहले इनकी थी। वो हमारे जैसे आदमी को भी नजर आ रहा है कि यार ये अल तौफीक केस के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है, इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। ये केस तो बड़ा हमें सिंपल लगता है। बाबर साहब ये बताएं कि ये आगे डिफेंस वाले अकरम साहब ये अब अपनी क्या, कौन सा खरगोश अपनी पटारी में से निकालेंगे? ये क्या पुरानी मनी ट्रेल को रीइंफोर्स करेंगे या नया कुछ लाएंगे? जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तासुर कैसा है मैं ये समझता हूं जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी डॉक्टर साहब, जी जो आपका तासुर है मैं उससे इत्तफाक करता हूं। ऐसा ही है कि ये बड़ा सिंप्लीफाइड केस है। दूसरा ये कि हुकूमत ने जितनी गलतियां पहले की हुई हैं, आप यकीन रखिए अगली तारीख से पहले उनकी तरफ से मजीद कागजात सामने आएंगे, वो मजीद गलती करने की डॉक्टर साहब गलतियां क्या है रिकाउंट करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इसको रिकू कर दे, थोड़ा सा दोबारा बता दें क्या गलतियां हैं आपका ख्याल है जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आगे कर चुके हैं? सर जरा प्लीज सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए थोड़ा सबसे पहले उनकी गलती ये है जो कुदरत ने उनकी तरफ से करवाई है, वो हमारे कहने पे ना करते शायद। वो गलती ये है कि उन्होंने पूरे खानदान ने बोलना शुरू कर दिया और एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर दिया। एक का दावा ये था मेरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कहता था इसके नाम के ऊपर नीलसन है, इसके नाम के ऊपर फला फला चीजें हैं। एक ये हो गया। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने कौम के साथ झूठ बोलने की एक मुहिम चलाई और उस झूठ बोलने की मुहिम में प्राइम मिनिस्टर से इतनी तकरीरें करवा दी जो आपस में रिकंसाइल नहीं हो सकती। तीसरी उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कोशिश की कि इसको मीडिया ट्रायल के जरिए से जो मुखालिफिन है या दूसरी तरफ की जो मोतबर आवाजें उनका मीडिया ट्रायल करके इसको हम ऐसा माहौल बना दें कि लोग समझें कि असल इशू ये नहीं है कि पनामा है, असल इशू पाकिस्तान की मैशत नहीं है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज नहीं है, असल इशू ये है कि पहले तरह इनका आप जो उनके वकील हैं या जो पिटिशनर्स हैं उनका कराया जाए मीडिया ट्रायल। चौथी इनकी तरफ से गलती ये थी कि ये एक मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सके, एक से ज्यादा मरतबा अपने लिखे हुए कागजात में भी इन्होंने मौक़िफ़ बदला।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इनकी पांचवी गलती ये थी कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की उस स्पीच को, जिसने भी इनका डिफेंस कार्व आउट किया, सामने नहीं रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हतमी तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैसे थे जिनके जरिए से हमने लंदन में ये सारा कुछ खरीदा है। उसके बाद उनकी अगली गलती ये थी कि वो एक फॉरेन डिग्नेटरी को, जिसके साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ, उनको भी बदनाम कराने में शामिल कर लिया और उनका भी मीडिया ट्रायल करा दिया। अब इनकी जो गलती, अगली जो आने वाली गलतियां हैं वो 3 है, मैं उनकी निशानदेही कर देता हूं। आज उनके वजीरों ने, क्लासा साहब आप गौर से देखिएगा, आमिर मतीन साहब और मैडम गौर से देखिएगा, उनके वजीरों ने बातें की। उन्होंने कहा देखो नवंबर भी हमने गुजार दिया, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? राइल शरीफ के रिटायरमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे ना। फिर वो कह रहे हैं दिसंबर भी हम गुजार देंगे, वो किधर इशारा कर रहे हैं? आपको पता ही है कौन रिटायर होगा। फिर वो अगले साल की भी बात करें, और वो इदारों के ऊपर एक तरह से फिलहाल तो जुबानी हमला है, लेकिन इनका रिकॉर्ड मौजूद है पहले, ये गलती वो डेफिनेटली करेंगे। मैंने अभी आपको कहा है कि और कागजात उनकी जानिब से आएंगे। फिर आप और देखेंगे कि वो कुछ हरकतें उन्होंने की हैं जो मैं यहां टीवी पे फिलहाल नहीं कहना चाहता, जो इंतहाई बिलो द बेल्ट हैं इदारों के हवाले से, वो और भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि इससे पहले उनका तजुर्बा ये था, ये तकरीबन फरिश्ते थे, इनके पर निकलना रह गए थे, उड़ते थे आसमानों पे, शोहरत के आसमानों पे, दौलत के आसमानों पे, पैसों के आसमानों पे, मनी लॉन्ड्रिंग के आसमानों पे ये उड़ रहे थे। जब से ये पकड़े गए हैं ये बहुत शदीद गुस्से में। और आज आपने देखा कि उनके जो बड़े स्टालवर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट में हमेशा दरखास्तें लेके लोगों के खिलाफ खड़े होते थे, आज वो हैरान थे क्या की हो गया है। अभी हुआ नहीं है, अभी होना है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक चीज अभी भी मेरी उस पर थोड़ी सी मतलब वो कह सकते हैं कि इसको कैसे लिंक किया जाएगा इन प्रॉपर्टीज को, जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये तो नवाज शरीफ साहब को तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये हसन नवाज साहब के हैं, ये मरियम साहबा के हैं, हुसैन के हैं, बल्कि कल रात तो हमने उनकी भी जदाद उनकी सामने आ गई है कि कलसूम नवाज साहबा का भी लंदन में घर है, और जिसका उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपने गोशवारों में कहीं पर जिक्र नहीं किया। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीरें की हैं कौमी असम्बली में, जो कंट्राडिक्शन आज बताई गई हैं, या उन्होंने फिर जाकर टीवी पे तकरीरें की हैं, या जैसे आज उन्होंने जस्टिस अजमत सईद साहब शायद कह रहे थे कि एक बयान उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट के आगे भी दिया, सो 4 बयान आते हैं। सो नवाज शरीफ साहब के गिर जो घेरा तंग कर रही है आपकी लीगल टीम, वो उनके बयानात की बुनियाद पे करेगी कि जनाब के एक दूसरे से नहीं मिलते, लिहाजा झूठ बोले गए हैं, गलत बयानी की गई आर्टिकल 62, 63। मैं ठीक समझ रहा हूं जो मुझे आज अदालत की कार्रवाई से बात समझ आई है? आप लोग इस बात को उनके साथ लिंक कर रहे हैं? जी 100% आप ठीक समझे। पहली ये हो गई, और इसका एक दीगर पहलू भी है। वो पहलू ये है कि जो मुल्क का सरबराह मुमलिकत होता है या मुल्क का सरबराह रियासत होता है, जो भी उसकी हैसियत हो, इसमें हुकूमत का सरबराह है, उसकी जिम्मेदारी ऑर्डिनरी आदमी वाली नहीं है, इसलिए कि ऑर्डिनरी एमएनए वाली भी नहीं है, इसलिए कि ऑर्डिनरी सेनेटर या एमपीए वाली भी नहीं है, किसी मेयर वाली भी नहीं है। उसके लिए हल्फ अलहदा है, और जो उसका हल्फ वो अगर वायलेट हो जाए, और अगर उसकी वो शराइत जो 3 मैंने पहले 62-63 में गिनवा दी वो वायलेट हो जाए, तो फिर डेफिनेटली वो उसकी जद में आएगा, और उसको अगर कोर्ट फैसला करती है तो फिर घर जाने वाली बात हो जाती है। अच्छा, अब जो असली पहलू आ गया, जिस मोड़ पे आज मुकदमा पहुंच गया है, और आगे जो घंटा 1.5 घंटा और हमारी जानिब से बोला जाएगा, उसमें जो जिस मोड़ पे पहुंच गया मुकदमा, वो 2 बातें जाहिर हो गई हैं। एक बात यह है कि हुकूमत के जिन मौक़िफ़ का आपने जिक्र किया है वो आपस में रिकंसाइल नहीं होते, उनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जो मर्जी आप कर लें, वो मौक़िफ़ कायम है, वो मौक़िफ़ मौजूद हैं। अदालत अगर उनको हम ना भी दिखाएं तो ये जो वीडियो क्लिप्स हैं वो अदालत सारे देखेगी, इसलिए कि कानून में लिखा हुआ है कि अदालत जो मैकेनिकल जराए से बनने वाली एविडेंसेस हैं उनको कंसिडर करेगी, और अदालत जाहिर है कोई हवा में फैसला नहीं कर सकती, उसने ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर जो कुछ सर्कमस्टांसेस पड़े वो सारे के सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बड़ा एक अहम दूसरा जो जी, अच्छा सॉरी आप बात पूरी करें सर। जी दूसरा जो पहलू है वो इससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के, आपने देखा जो ब्रिट आया हुआ था हमारा फॉरेन सेक्रेटरी यहां पे दौरा करने के लिए, उसने कहा कि व्हाट हैपेंड टू पैनामा केस जेंटलमैन। तो दुनिया सारी देख रही है कि किस तरह के आदमी यहां पे बैठे हुए और कैसे हुक्मरान बैठे हुए हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, इसके बावजूद उनको परवाही कोई नहीं है। वो कहते हैं हमने तो अगला इलेक्शन भी अभी जीतना है, उसके लिए भी हमने धांधली करनी है, डॉक्टर साहब पाकिस्तान इज ऑन ट्रायल, पाकिस्तान इज ऑन ट्रायल राइट नाउ, आवर नेशन इज ऑन ट्रायल बैनुल-अक़वामी तौर पे, अंदरूनी तौर पे नवाज शरीफ इज ऑन ट्रायल। आज डॉक्टर साहब हमने देखा कि अदालत ने
तो इस पे भी कानूनी सवालात उठा दिए हैं, या हसीयत, उसकी कानूनी हैसियत पे सवालात उठाए हैं। जो कतरी शहजादे का लेटर पेश किया गया है, तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने उनका भी पोस्टमार्टम क्यों हो गया, ये क्या है ना, इस पे कोई किसको एड्रेस किया गया है, कोई तस्दीक नहीं की गई। मतलब अदालत ने मेरे नजदीक उस खत को तो एक तरह का वो ठीक है फैसला, हम मतलब जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन की हद तक तो कतरी शहजादे का खत जो है डिसमिस हो गया है, उसकी तो कोई लीगल हैसियत मुझे तो नजर नहीं है आज की प्रोसीडिंग के बाद। तो ये कौन से जाके मनी ट्रेल लाएंगे, जब वो लेटर जो है और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स वो पेश किए गए हैं कि कितने कितने इनकी इंडस्ट्रीज जो थी जिसका हवाला दिया गया है, वो मिल है, गल्फ स्टील मिल है, वो खसारे में थी। जब ये खसारे में मिले थी तो प्रॉफिट कहां से दिखा के कौन सा मनी ट्रेल कैसे लाएंगे अदालत के सामने सर? अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एग्री। और जो अजमत सईद शेख साहब ने रिमार्क्स दिए वो भी हकायक पे मबनी है। मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं। इजाफा सिर्फ मैं इतना करना चाहता हूं जी कि गवर्नमेंट अगर शुरू के दिनों में ही आके ये कौम के सामने सच रखते कि ये सूरत हाल है, तो शायद इसकी इंटेंसिटी कुछ और तरह की होती। शायद उस सच की बुनियाद के ऊपर हुकूमत, और हुकूमत से मुराद वजीर आजम है, वो उनको कुछ थोड़ी सी आप भी 5 साल डॉक्टर साहब आप भी 5 साल आपकी हुकूमत रही है, और मुझे पता है कि आप ही एक तरह के वजीर आजम थे गिलानी साहब के साथ साथ। मुझे तो अंदाजा है, मुझे अंदर की चीजों का पता है। ये कभी हुकूमतों ने अवाम के सामने कभी कुछ सच रखा है? कोई आपकी हुकूमत ने कभी 5 सालों में कुछ सच रखा अवाम के सामने? मतलब है हम बात कर लेते हूँ स्विट्जरलैंड के $60 मिलियन के हवाले से, कभी आप लोगों ने भी सच रखा कौम के सामने कि इनसे तवक्को कर रहे थे कि ये सच रखते? डॉक्टर साहब रखा जी। कब सर रखा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सारी बातों के बारे में तो मैं किसी का जवाब दे नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ बातों की निशानदेही कर सकता हूं जिनके बारे में हमने सच रखा जी। मिसाल के तौर पे सुनिए ना सर, सवाल अच्छा है, मैं जवाब देना चाहता हूं। सुनिए, हमने स्वात के बारे में सारा सच रखा, और आपको याद है उस डिबेट को किसने लीड किया था, और आपको याद है उस वक्त बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। एग्रीड, ठीक है। हमने उसके बाद 2-3 ऐसे बड़े मामलात हैं जिनमें आपको याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसकी लड़ाई हुई थी, आपको याद है किसके साथ हुई थी? वो भी हमने सच उनके सामने मुझे याद है। मैं ये नहीं कह सकता नहीं सर, सब ने सच रखा। मादरत के साथ डॉक्टर साहब थोड़ी सी सर मुझे आपसे सवाल है मेरा। हम पूछ रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, व्हाइट कॉलर क्राइम का कह रहे हैं, वो स्विस मनी जो थी $60 मिलियन, आप उसको इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग जो इल्जामात लाग रहे हैं? जरदारी साहब पे वो इल्जामात लाग रहे थे, उस बारे में कोई कौम से सच बोला कि आप तो हमें नेशनल सिक्योरिटी की बातें बता रहे हैं? सर मैं जरा व्हाइट कॉलर क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहा हूं, जैसे इन पे इल्जामात हैं, जरदारी साहब पे भी थे, सुप्रीम कोर्ट में आपका भी केस था, इनका भी था। आपकी हुकूमत ने कभी सच रखा कौम के सामने सर? देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए आप जो कह रहे हैं वो विदाउट कंसीडिंग वो सारा सच है, तो 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right, दिस इज 1। दूसरी बात यह है कि ये सवाल आपकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से जरूर पूछिएगा, और उससे पहले आप शहबाज शरीफ से पूछिएगा वो पेड़ फाड़ने वाले औजार किधर गए, वो रस्सा किधर गया जो गले में डालने वाला था, वो खंबा किधर गया जो लाहौर में लगा हुआ था, वो जो सियासी रेटरिक है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और फिर जो अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन है उस तरफ ना सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ना बाबर अवान जाएगा, ना कोई और जाएगा। फिलहाल पैनामा की बात हो रही है, पैनामा के ऊपर इन्होंने कोई छोटा सा भी सच बोलने का रिस्क अभी तक नहीं लिया। डॉक्टर साहब पैनामा केस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे जिनकी तरफ इशारा जस्टिस अजमत सईद साहब ने किया कि वो दस्तावेजात सबके पास हैं, अदालत में नहीं है, तो क्या अदालत उन तमाम इदारों से रुजू करेगी, उन्हें बुलाएगी उन दस्तावेजात के खिलाफ? इसके लिए एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा केस के हवाले से बात हो रही है। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में तारिक शफी साहब के हवाले से बात की थी। पहले हम देख रहे थे कि इस केस में बयानात में सिर्फ तजादात थे, अब तो दस्तखतों में भी आ गए, अब अदालत ये मामला उठा चुकी है, अब आगे क्या होगा?
तारिक शफी वाला केस के मुतालिक तो उसने, मैंने कहा ना, जवाब देने की बजाय मजीद सवालात आ गए हैं कि एक तो वो दुबई में आ गई, लॉस हो गया था, दूसरा कि वो पैसे दुबई में कैसे पहुंचे, वो मनी ट्रेल अदालत ने मांग ली है। मैं जो चाह रहा हूँ कि बाबर साहब का फायदा उठाते हुए कि अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ ले मैन इनके बतौर वकील पूछ लेता हूँ कि एक तो बाबर साहब ये बताएं कि यहाँ पे दो तरीके थे। एक तो ये था कि ये मनी ट्रेल खुद दे देते जो इन्होंने नहीं दी। इन्होंने मेरा ख्याल स्ट्रेटजी ये रखी थी नीड टू नो बेसिस पे, मगर अभी तो जो डॉक्यूमेंट आ गई हैं उसकी बेसिस पे ही फैसला हो रहा है। और जो मुझे नजर आ रहा है, जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे ये कमीशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये यही जिस तरह अदालत का मूड लग रहा है, ये इसी तरह ही मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। ये अदालत जिस तरह चल रही है, कमीशन से पहले ही फैसला हो जाएगा। एक दूसरा ये कि जो केस है बुनियादी तौर पे तो पैनामा के अंदर लंदन की जायदादें निकल आई, और क्वेश्चन ये है कि ये किसकी हैं और ये कब ली गई। अगर ये साबित भी हो जाए कि जनाब ये 2006 का जो बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उसका फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि फिर प्राइम मिनिस्टर की लिंकेज क्या बनती है। मुझे जो है, एक तो उनके तजादात 62-63 में आपकी समझ रहा हूँ बात, कि उनके जो पार्लियामान के अंदर बयान दिए वो एक उन पर क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जो मुझे एक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि कतरी शहजादे के लेटर को तो अदालत ने रद्द कर दिया कि वो कोई इतना आला एविडेंस शहादत नहीं है, मगर उसके अंदर एक कन्फेशन आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हैं कि उनके वो पार्टनर थे कतरी शहजादे, और उनका पार्टनर आगे जो हैं वो सैफुर रहमान साहब हैं, जिनको रेडको जो उनकी 60% है और 40% जो है सैफुर रहमान साहब की है। तो उनको 1993 में 92 में जो ये अपनी मोटरवे है उसके प्रोजेक्ट्स दिए गए, तो वो एक लिंकेज तो निकलता है। ऐसे मैं रोज इसके मुतालिक सोचता रहता हूं, आपसे एज अ वकील पूछना चाह रहा हूं। एक कमीशन वाली बात की, कमीशन की तरफ नहीं जा रहा। दूसरा, इस केस के ताने बाने प्राइम मिनिस्टर से कैसे लिंक होंगे। पहला तो यह है कि हमारी कोशिश में, मैं जाती तौर पे ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा, फिर मैंने अपने क्लाइंट इमरान खान साहब को भी कहा और एक से ज्यादा दफा कहा सारी जगह कि मैं कमीशन का हामी नहीं हूं। पाकिस्तान में कोई अच्छा कमीशन ऐसा शायद कभी बन जाए जो नतीजा खेज साबित हो। पहले जो कमीशन आए उनका कोई नतीजा नहीं निकला। लोग ये समझते हैं कुछ ना करना हो तो आप कमेटी बनाएं, और बिल्कुल कुछ ना करना हो, मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो तो फिर आप कमीशन बिठा दें उसके ऊपर। हाउएवर अभी कमीशन नहीं बना। मेरा ये आपकी तरह का मेरा भी अंदाजा है, और हमारी कोशिश भी यही होगी कि 184(3) की ये एक पिटीशन है जिसमें आर्टिकल 187 साथ मिला के कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। इससे पहले बेशुमार मुकदमात है जो हम अदालत के सामने रखेंगे, इसलिए इसमें कमीशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का लिंकेज क्या है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। पहली बात यह है कि ये जो लड़कियां लड़के हैं या यंग मैन एंड यंग वुमेन है, इस तरह के लाहौर में थोड़े जी करोड़ों बैठे हुए हैं। लाहौर तो मेरे ख्याल में कोई 2 करोड़ का शहर हो गया है, तो वो सारे उनके पास इतने पैसे किधर से आए। अगर किसी और का अब्बा प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद वो भी इतना अमीर हो जाता। अगर उसका कोई चाचा गवर्नमेंट में बैठा होता 8-10 साल या 35 साल से, तो वो भी इतना अमीर हो जाता। इसलिए ये लिंक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को करती है जाके मरकज में, और एक को करती है पंजाब में। मैं पंजाब वाले की पहले आपको बात बता देता हूं, फिर मैं नवाज शरीफ साहब पे आता हूं। 2 चीजों में पंजाब वाले लिंक हो गए मौसूफ, और इसके ऊपर अगर किसी इदारे ने तहकीकात ना की तो अदालत में पिटीशन चली जानी है। पहली चीज जिससे वो लिंक हुए हैं, जो आपने तारिक शफी वाला लिंक बताया, और आज कोर्ट में ये बात वादे तौर पे सामने आ गई कि तारिक शफी को बतौर फ्रंटमैन इस्तेमाल किया जा रहा है। और फ्रंटमैन किसका? शहबाज शरीफ का। बड़ी सीधी बात है, दूसरा नाम ही कोई नहीं है। जो अरब शेख है उसको किसने यहां बुला के प्रोसिक्यूट करना है? उसका ताल्लुक क्या है पाकिस्तान के फाइनेंसेस के साथ? वो पब्लिक ऑफिस होल्डर यहां नहीं है, इसलिए एक आदमी आता है। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद लिख के दिया हुआ है, उसके पढ़ने की बारी भी आ रही है। वो कहते हैं कि जी मेरी जो साहबजादी है मेरी डिपेंडेंट है। मरियम साहबा ने खुद लिख के कहा हुआ है कि मैं, बोल के कहा हुआ है, सॉरी, लिख के भी कहा हुआ है। वाले साहब ने, बेटी ने बोल के कहा हुआ है, मैं तो अपने वाले साहब के पास रहती हूँ जी, मैं तो ना बैरूने मुल्क मेरा कुछ है और ना अंदरूने मुल्क मेरा कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई ट्रस्ट डीड आज बनाई जाए या कल सुबह पेश की जाए या परसों कोई और बनाई जाए, उसमें जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ का है असल, और उन्होंने अपने किसी बच्चे को, बच्ची साहबा को उसमें फ्रंटमैन के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है या फ्रंट वुमेन के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अगली बात
जो उनके साहबजादों की उम्रें सामने आई हैं आज, 20 साल का बंदा अरबपति हो जाएगा जी, कैसे? 20 साल की उम्र में हसन महमूद, तीसरी बात, हसन साहब के पास 100 करोड़ रुपया था, जो 7 केसेस आए। ये मैं आपकी बात ऐड करते हुए, बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। जो 100 करोड़ रुपया उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना जी। आपका बच्चा, अगर मेरा बच्चा कल लेके आ जाता है रोल्स रॉयस घर में, तो हम कोई साबिक चीफ जस्टिस तो नहीं है कि आंखें बंद कर लेंगे, हम कहेंगे हमें तो नहीं पता बच्चा कौन सी गाड़ी चलाता है और किधर से आता है और किधर जाता है, ये तो हम सबको पता होता है। इसलिए फिर ये जो प्रिजम्पशन है ना, वो बाकी कवानीन में और नैब के कवानीन में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के, खासतौर पर नैब ऑर्डिनेंस 99 में, ये मुख्तलिफ है। बाकी में इनिशियल प्रिजम्पशन ये होती है कि एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी एन इनोसेंट पर्सन अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई आदमी सजा नहीं हो जाता उस वक्त तक उसको बेगुनाह समझा जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन इस केस में जो बियॉन्ड रिसोर्सेज, ऑस्टेंसिबल रिसोर्सेज जो पैसे आएंगे, उसमें प्रिजम्पशन ये है कि ये बताए पैसे कैसे आए। ये है कानून आपका। क्लास मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी वापस आएंगे। डॉक्टर साहब से पैनामा के हवाले से तो बात करेंगे, इसके साथ साथ कौमी असेंबली में पास किए जाने वाले पाकिस्तानी इंक्वायरी कमीशन बिल के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा के हवाले से क्लास साहब हम बात कर रहे थे, आप गालिबन डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना डॉक्टर साहब, मेरे आपसे दो एक सवाल आते हैं सर, जो जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि एक अगरचे पुराना केस है, आपको भी याद होगा, आपसे बेहतर कौन जानता होगा अब, कि इसहाक डार साहब पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के उन पे उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो था मजिस्ट्रेट साहब के सामने, आप तो वो उसको मानते नहीं है, कहते नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी या गलत था, वटेवर। उसमें जिस काजी फैमिली का जिक्र किया गया था, अब जो उसके नए एविडेंसेस सामने आए हैं, जो शाहिद खान साहब हैं वहाँ पे, उसके लंदन के जर्नलिस्ट हैं, बड़ा उनका काम है, मेहनत है, उन्होंने BBC के लिए भी शरीफ फैमिली पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में बड़ी मदद की थी, जब न प्रोग्राम था पैनोरामा। फिर उन्होंने वहाँ पे जगह उसके लिए ऑब्जर्वर जो उनका संडे टाइम्स के उसमें बराबर होता है, उसके लिए भी उन्होंने खासी मेहनत की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कुछ 74 पेजेस के ईमेल के जरिए उनको रजिस्ट्रार साहब को, जिसमें जो काजी फैमिली है लंदन की, बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफ थे। आप जो है उनको, जब आपसे कहा जाता है कि जी आप इनको आए और डॉक्यूमेंटेशन पेश करें, तो इसहाक डार साहब का कहीं पे जिक्र सुनने में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी मनी लॉन्ड्रिंग इसी से रिलेटेड है, इन्हीं इशू से रिलेटेड है। दूसरा जो काजी फैमिली है, आप समझते हैं कि उनकी दस्तावेजात आपके वकील की तरफ से उनको ये अदालत के नोटिस में लाना चाहिए था, जी आपके रजिस्ट्रार साहब के पास वो ईमेल आई है या नहीं आई? मेरी इतलात ये है एक और भी ईमेल आई हुई है। ये इस तरह का कोई आपके है जहन में कि इन तमाम इश्यूज को भी अदालत के सामने रखा जाए? जब 6 आपके दिसंबर को आपकी प्रोसीडिंग शुरू होती है दोबारा, और आपके दलाइल अभी आपके बकौल घंटा डेढ़ रहते हैं, अगर नई बुखारी साहब कह रहे थे मुझे मजीद सिर्फ 35 मिनट चाहिए, वो कैलकुलेट करके खड़े थे। तो ये काजी फैमिली वाला इतना बड़ा स्कैंडल है, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। शायद शाहिद खान को बुलाया जाए तो मेरा ख्याल, अगर उन्हें कोई सिक्योरिटी का एश्योरेंस कराई जाए तो शायद वो आ भी जाए अदालत में अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने या अपनी गवाही देने। इस तरह का कोई है पॉसिबिलिटी आपके जहन में डॉक्टर साहब? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इसकी ओपनिंग भी है। और ओपनिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद बड़ी वादे की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह रखा है कि 2 तरह की पिटीशन है उनके सामने, एक तारिक असद और सिराजुल हक की पिटीशन है, दूसरी इमरान खान और शेख रशीद की पिटीशन है। शेख रशीद और इमरान खान की पिटीशन पे इस वक्त सुना जा रहा है, और चीफ जस्टिस साहब ने यह ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 3 तारीख पहले उन्होंने दी थी, कि जो तारिक असद की पिटीशन है और सेनेटर सिराजुल हक की पिटीशन है, उसके ऊपर हम अलग से ऑर्डर पास करेंगे। उसमें ये मामलात आ सकते हैं और डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये पैनामा स्पेसिफिक और प्राइम मिनिस्टर उनके घर वालों के हवाले से केस है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। यानी इसी केस के दूसरे हिस्से में आएगा, जिसका फैसला इसके साथ ही होने का इम्कान है। एक पहलू। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इस केस से, जिस तरह मैं आपको शहबाज शरीफ साहब के बारे में बता रहा था, ये जो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन अदालती तौर पे नहीं है, जो केस है एतराफ वाला, इसहाक डार साहब वाला, वो कभी ना कभी जरूर खुलना है। और इसी तरह से जो शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग या उसके फ्रंटमैन का जिक्र जो अभी आ रहा है कागजात में, ये भी खुलना है डेफिनेटली। फिर जो अल तौफीक वाला, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ वाज नॉट देयर। डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी गुफ्तगू से सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है ये आप शायद आने वाले दिनों में आप शहबाज शरीफ साहब को भी पार्टी बना सकते हैं, रेस्पोंडेंट बना सकते हैं,
कि उनसे भी जवाब लिया जाए। जिस तरह का आर्गूमेंट आप दे रहे हैं, अल-तौफीक की बात कर रहे हैं, दीगर आप उनका फ्रंटमैन की, शहबाज शरीफ भी पार्टी बनाए जा सकते हैं आपकी पिटीशन में आगे आने वाले दिनों में? एक एडिशनल पिटीशन आप उसमें डालेंगे या आप इन्हीं पे ही मुतमईन रहेंगे? और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूं, शहबाज शरीफ के अलावा मैं ये सोच रहा था कि इसमें बाकी जो बच्चे हैं, वैसे तो वो चले पाकिस्तान के रेजिडेंट्स नहीं हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज और आसमा बीबी जो कि इसाक डार साहब की बहू हैं, कि उन बच्चों के भी तो साथ से एक दफा मांगी, अदालत मांग सकती है कि वो ठीक है पाकिस्तान के उसमें टैक्स में तो लायबल नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हमें सबके हिसाब से दें, ये मांग सकती है अदालत? डेफिनेटली अदालत का इख्तियार है, डेफिनेटली कर सकती है। दिस इज द लेटर पोर्शन, द फर्स्ट पोर्शन उस पर आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ तैयारी हो रही है एक और मुकदमे की, लेकिन उसको हम इसके साथ ये जो मौजूदा मुकदमा है उसके साथ बड़ी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप एक और मुकदमा फाइल होने जा रहा है। डॉक्टर साहब आप एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं ये कह के कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और मुकदमा फाइल करने की तैयारी हो रही है। जरा हमें हिंट भी, प्राइम मिनिस्टर के सेकंड कैंडिडेट को भी चाकू मार रहे हैं आप साथ साथ, कुछ जरा हिंट ही दे दें क्या केस है डॉक्टर साहब? अब आप खबर ब्रेक कर ही रहे हैं तो पूरी कर दें सर। सर वो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है शहबाज शरीफ साहब की। तो किन इल्जामात पे सर? वो आपको बताएंगे, मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा और कतरी शहजादा आ जाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब में तो सलाहियत है। सुनिए शहबाज शरीफ साहब में सलाहियत है, क्या पता वो डोनाल्ड ट्रंप से सर्टिफिकेट ले आएंगे, ट्रंप टावर के पैसे इनके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इससे थोड़ा सा आगे, आज कौमी असम्बली में वहां पे उन्होंने पनामा इंक्वायरी कमीशन का बिल हुकूमत ने मंजूर करा लिया, आपके लोग ही नहीं थे वहां पे, शायद वो बात कहते यौम तसीस पे गए हुए थे। तो उस इंक्वायरी कमीशन जो आज अप्रूव किया है हुकूमत ने, जिसमें सारी पावर्स हुकूमत को दे दी गई हैं जी, उन्होंने कमीशन बनाना है, उन्होंने क्या अपॉइंट करना है, TORs क्या बनानी है, अब उसको कैसे देखते हैं? बल्कि आमिर मतीन साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया जब हम शो की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने कहा जनाब कि आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख के लगे तो वो मामला बहुत आगे चला गया है, कमीशन वगैरह से बात आगे चली गई है, तो हुकूमत तो वहां कमीशन से शुरू करना चाहते हो, पार्लियामेंट में स्टॉकअप हो, इसका कोई देखते हैं कोई कनेक्शन को, उसका इंपैक्ट आ सकता है प्रोसीडिंग पे कि हुकूमत कमीशन का बिल आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे निकल चुकी है सर? यस देखिए इसके मैं अलग-अलग करके सेगमेंटाइज कर देता हूं जिस तरह आप शोज में कहते हैं। इसका पहला सेगमेंट ये है कि इसका डेफिनेटली असर होगा, और वो असर ये हो सकता है कि इसको जो पेंडिंग मामलात हैं उन पे आपको याद है नवाबजादा रसूलुल्लाह खान का केस था, जब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तोइने अदालत में नवाज शरीफ साहब को 1997 में सज्जाद अली शाह की अदालत ने बुलाया था, तो तब ऐसी कानून साजी की गई थी और वो कानून साजी फिर हुकूमत हजम नहीं कर सकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया था, वहां पिटीशन चली गई थी नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब की तरफ से। अच्छा एक पहलू इसका ये हो गया। इसका जो दूसरा पहलू है वो इंपॉर्टेंट है कि कौमी असेंबली में से रश थ्रू उन्होंने किया, अगर छोटा मोटा किसी का मुका भी था कि हमें अब के जी यहां से निकल जाए तो सेनेट में वो रुकेगा। नहीं ठहरे डॉक्टर साहब ठहरे, आपने कहा कि अगर छोटा मोटा कोई मुका भी था, आपका इशारा अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ है कि वो मुका कर रहे थे लिहाजा वॉकआउट कर गए, या बंदे नहीं थे, कोरम अपना उन्होंने पूरा नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया, ये इशारा किसकी तरफ था आपका? मुका का अपनी पार्टी। ये सारा कह रहे हैं कि ये जो यौम तासीस हफ्ता तासीस जो मनाया जा रहा है, ये तो इस वक्त इतना बड़ा केस पैनामा चल रहा है, लगता है डाइवर्जन है। अच्छा नहीं क्लासा साहब, नहीं, वो तो एक तारीख है और बहुत अहम तारीख है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीपल्स पावरमेंट की मूवमेंट शुरू हुई, इसलिए यौम तासीस की सबको मुबारकबाद। मैं अब वापस आता हूं। आज क्लासा साहब के जो सवालात है ना, उनसे मुझे एक फिल्म याद आती है डिक्टेटर, वदैया एक उन्होंने मुल्क बनाया और उसमें वो दौड़ लगा रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ साथ, तो उनके हाथ में 2 पिस्टल होते हैं, एक से वो दौड़ का आगाज कराते हैं और बाकी जो करीब पहुंचते हैं उसको डज कर देते हैं। देखिए यूं ना करें, मुझे बात मुकम्मल करने दें, बात जो मैं कह रहा था, तीसरा उसका पहलू वो रह जाएगा। तीसरा पहलू उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट सर ये पहलू है कि इसको अदालत में भी ले जाया जा सकता है, और अदालत में ये जाएगा अगर कोई प्रिएम्प्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और हुकूमत
बेशक आईनी तरमीम और 24वीं वो भी अदालत में जाएगी स्क्रूटनी के लिए। इससे पहले 3 दफा अदालत आईनी तरामीम को स्क्रूटनाइज कर चुकी है, जुडिशियल स्क्रूटनी की जो उनकी पावर है। और ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये तो इसाक डार और समदी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। एक जो ऑर्डिनेंस उन्होंने बनाया वो सूबों की उन्होंने तौहीन की है और सूबों के अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारी का तस्वुर है उसको उन्होंने पामाल किया है। इसलिए अगर कोई सूबा जाना चाहे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो भी एक अच्छा कॉज है और जाना चाहिए, डेफिनेटली रोकना चाहिए। एक तरफ हुकूमत का मौकफ यह है कि पनामा नवाज शरीफ स्पेसिफिक कोई कानून नहीं बनना चाहिए जो बिल है इस वक्त सेनेट में, दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक आइन की मैं तरमीम लाना चाहते हैं। इनके मुर्शिद आजम ज़ियाउल हक साहब ने वो अपने 5 साल लिखवाने के लिए अपना नाम भी आइन में डाला जो हमने फिर 18वीं तरमीम के जरिए से वो निकाला था। इसलिए इससे आगे भी जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी इदारे पे हमला नहीं कर सकते, इनमें बड़ी सलाहियत है जी। अब हम पार्लियामेंट से रिलेटेड ही मैं एक और आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आज वहां कौमी असम्बली में बताया गया रिटर्न रिप्लाई में उनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से अगेन एहसन इकबाल साहब की वो जो उनकी वजारत है, उन्होंने कहा जनाब कि ऑलमोस्ट 30% 29% समथिंग जो है, या उसको अगर उस फिगर्स में चले जाएं, वो तो कहते हैं 6 साढ़े 6 करोड़, लेकिन हम समझते हैं आबादी अगर 20 करोड़ है तो उससे तो ये लगता है कि इस मुल्क के 6 से 7 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। एक तरफ इन्होंने डाइल्यूट किया 30% जो आगे आई हुई है मैक्रो पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें 40% था। चले हम बिल्कुल इनका भी ले लें डॉक्टर साहब। एक तरफ ये देखते हैं कि यहाँ पे 30% से ज्यादा जो है, जो कि 6-7 करोड़ बनता है, इससे गुर्बत की लाइन से भी नहीं, गुर्बत से भी ज्यादा गरीब हैं। दूसरी तरफ हम दुबई में देखते हैं सर, लंदन में देखते हैं, पनामा देखते हैं, फिर वहां पे मोहल्ले हैं, लोगों के पास पैसा है, इलीगल मनी है, और इससे अभी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। क्या इस मुल्क में जिसकी यहाँ पे 6-7 करोड़ लोग जो है गुर्बत से भी नीचे गरीब हैं, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ना 40% जी, आप आमिर मतीन साहब ने कहा 40% लोग, तकरीबन 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। इसाक डार साहब फ्रॉड कर रहे हैं, इस कौम के साथ धोखा दे रहे हैं और 420 कर रहे हैं, फिगर्स उनके फज्ड हैं। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर साहब अपनी बात कर दी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।